राजकीय महाविद्यालय बावड़ी में डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, नालंदा विश्वविद्यालय के इसी टॉपिक के क्रम में आगे हम पढ़ेंगे। 7वां बिंदु है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्वाह। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उनके निवास, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था भी मुफ्त की जाती थी। विद्यार्थियों, भिक्षुओं तथा आचार्यों के निर्वाह हेतु राजाओं एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा काफी आर्थिक अनुदान दिया जाता था। इत सिंह के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के निर्वाह हेतु 200 गांवों की आय दान में दी गई थी। इन गांवों की आय से यहाँ के भिक्षु कार्यकर्ताओं और भिक्षु विद्यार्थियों का पोषण होता था। विद्यार्थियों को भोजन में चावल, घी, तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थ दिए जाते थे। 8वां बिंदु है प्रवेश परीक्षा। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश से पूर्व परीक्षा ली जाती थी। यह परीक्षा द्वार पंडित लेता था। महाविहार के प्रवेश द्वार को लांघने के लिए इस द्वार पंडित की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। यह परीक्षा बहुत ही कठिन होती थी। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाता था। वेनसांग के अनुसार इस परीक्षा में 20% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाते थे। महाविहार में प्रविष्ट होकर भी बहुत से विद्यार्थी वहां परास्त हो जाते थे, लेकिन जो वहां भी विजयी होकर अर्थात परीक्षा में उत्तीर्ण होकर फिर बाहर आते थे, उन विद्यार्थियों का ज्ञान बहुत विकसित होता था। उनके ज्ञान और पांडित्य का सर्वत्र आदर होता था। नियम एवं व्यवस्था। नालंदा विश्वविद्यालय में अनुशासन एवं नियम कठोर थे। विद्यार्थियों को अनुशासनबद्ध तथा सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विद्यार्थियों एवं आचार्यों का जीवन बहुत व्यस्त होता था। अध्ययन, अध्यापन तथा वाद विवाद में उनका संपूर्ण दिन व्यतीत हो जाता था। विश्वविद्यालय में सभी विहार एक संघ के समान कार्य करते थे। इसके महाविद्यालयों का संचालन एक परिषद द्वारा किया जाता था। प्रत्येक महाविद्यालय या विहार की पृथक पृथक सील होती थी। इन सीलों पर धर्म चक्र उत्कीर्ण होता था। विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम। आरंभ में नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बौद्ध दर्शन, संस्कृति एवं साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। कालांतर में वहां अन्य धर्मों के दर्शन एवं साहित्य की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। इसमें सभी धर्मों व जातियों के व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता था। बौद्ध साहित्य एवं दर्शन, वेद, गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, व्याकरण, तंत्र मंत्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, सांख्य योग, न्याय दर्शन, शिल्प आदि अध्ययन के मुख्य विषय थे। ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन हेतु एक वेधशाला भी थी। वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ द्वारा अध्ययन अध्यापन होता था। कई आचार्य यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे। यहाँ का एक अध्यापक 9 या 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता था। इस विश्वविद्यालय के अध्यापन कक्ष भी बहुत बड़े बड़े होते थे। अब है विश्वविद्यालय का प्रबंध। विश्वविद्यालय का प्रबंध संभालने के लिए 2 समितियां थी। एक तो शैक्षणिक समिति और दूसरी प्रशासनिक समिति। शैक्षणिक समिति का कार्य पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना और व्याख्यानों का आयोजन करना था। प्रशासनिक समिति शैक्षणिक प्रबंध देखती थी। विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए विशिष्ट व्यवस्था थी। अनुशासन भंग होने पर निर्णय आदि करने के लिए एक सभा थी, जिसमें विद्यार्थी भी सदस्य होते थे। वेनसांग ने इस व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है।
नालंदा विश्वविद्यालय का पतन। 11वीं शताब्दी तक नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रधान शिक्षा केंद्र बना रहा। इस समय विक्रमशिला नामक एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, जिसे पाल वंशी राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। विक्रमशिला के विकास के कारण नालंदा की कीर्ति कुछ मंद पड़ने लग गई थी और उसमें पतन के चिन्ह प्रकट होने लग गए थे। इस प्रकार पाल वंशी शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने और तुर्कों के आक्रमणों तथा अमानुषिक कार्यों से नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। बाद में जब 12वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया, तब नालंदा के इस प्राचीन विश्वविद्यालय का अंतिम रूप से विनाश हो गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को नुकसान तो पहुंचा ही, साथ ही में वहां पर बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के बाद एक बौद्ध विहार के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय जो विकसित हुआ था, वो मुस्लिम आक्रमणों के कारण नष्ट हो गया। परंतु फिर भी हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थान सबसे प्रथम स्थान पर